तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? पत्नी हो, पत्नी की तरह रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। मेहनत करके कमाता हूँ, मेरे पैसे और मेरा सामान मुझसे बिना पूछे कोई हाथ लगाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बीवी ही क्यों ना हो। मानता हूँ मेरी पत्नी हो, पर इस घर की बहू हो, पर जो तुम्हें जगह दी गई है उसी में सीमित रहो, अपनी सीमा फैलाने की कोशिश मत करो। नरेंद्र ने अपनी पत्नी सुधा से कहा। सुधा बोली, मैं आपके सामान को चेक नहीं कर रही थी, बस आपका फ़ोन बज रहा था तो मैंने देख लिया कि कौन बार बार फ़ोन कर रहा है, और मेरी और कोई मंशा नहीं थी। और आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरी सीमा तय की गई है? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? क्या मुझे हर बार किसी और के निर्देश पर चलना होगा? घर में हर बार मेरा ही तिरस्कार क्यों होता है? इसका मतलब तो यही है कि आपकी पत्नी और इस घर की बहू बनकर मैंने अपनी आज़ादी खो दी। उन दोनों की आवाज़ बाहर तक जा रही, तभी सुधा की सास कमला जी आई और बोली, बहू, कोई अपने पति से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करता है क्या? विदा होने के समय तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में किस तरह का से बात की जाती है? बाहर तक आवाज़ आ रही है, तुम्हारे ससुर जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और किस बात पर तुम दोनों इतना बहस कर रहे हो? सुधा कुछ कहते उससे पहले नरेंद्र बोला, माँ, इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया है मुझे अब वो जानकर कोई फ़ायदा नहीं, पर आप इसे बता दो मेरी चीज़ों को बिना मुझसे पूछे हाथ ना लगाया करें। मुझे नहीं मालूम था कि बीवी नहीं जासूस ला रहा हूँ। इतना कहकर अपना फ़ोन और बटुआ लेकर निकल गया। कमला जी बोली, बहू, मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अपने पति की जासूसी करती हो? छी छी छी, भला कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती? सुधा आंखों में आंसू लिए बोली, मम्मी जी, आप भी तो एक औरत हैं, फिर आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं उनकी कोई जासूसी नहीं कर रही थी, और अगर कुछ छुपाने लायक ही है नहीं तो फिर क्यों आपका बेटा अपना फ़ोन और बटुआ छुपा कर रखता है? क्या उनकी चीज़ों पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है? और क्या इस घर में मेरी सीमा तय की गई है? सुधा की शादी को 2 साल हो गया। नरेंद्र अभी परिवार बढ़ाना नहीं चाहता था, जिसके लिए भी हर बार सुधा को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। कुछ समय से नरेंद्र अपनी चीज़ों को सुधा को हाथ भी नहीं लगाने देता था। शादी के बाद तो सब ठीक रहा, पर कुछ समय से नरेंद्र सुधा से खिंचा खिंचा रहने लगा। वो पूछते कि अगर आपको मुझसे लगाव नहीं है तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? नरेंद्र कहता, मुझे नहीं मालूम था, अब किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही। सुधा ये सोचकर रह जाती कि थोड़ा समय दूंगी इस रिश्ते को, शायद ही सुधर जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। समय बीत रहा था। एक रोज़ सुधा अपने कमरे की साफ़ सफाई करके रसोई की तरफ जा रही थी तो कमला जी की नज़र पड़ी। वो बोली, बहू, अपना क्या हाल बना कर रखा है? कपड़ों पर गंदे लगे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और मेरे कमरे की साफ़ सफाई तक तो ठीक है, पर मुझसे बिना पूछे तुमने मेरी अलमारी की चाबी की जगह क्यों बदल दी? सुधा बोली, मम्मी जी, वो साफ़ सफाई के समय गलती से दूसरी तरफ रख दी होगी, और ये मेरे कपड़े तो साफ़ सफाई में गंदे हो गए हैं। कमला जी बोली, औरत पति के दिल में तब तक साफ़ सफाई और पकवान से नहीं उतरती, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। अब देखो, तुम्हें देखकर जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो तुम्हारे पति को क्या अच्छा लगेगा? फिर तुम ही कहती हो कि वो तुमसे दूर रहता है, तो गलती तो तुम्हारी ही हुई ना? सुधा बोली, मम्मी जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इस घर में आखिर मेरी जगह क्या है। जब खुद को समय देती तो आप कहती कि मैं बहू का फ़र्ज़ नहीं निभाती, जब बहू का फ़र्ज़ निभाती हूँ तो मेरा पति मुझसे दूर रहता है। अब उसके लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये सवाल कभी पुरुषों से क्यों नहीं पूछा जाता है? और इस घर में कोई मुझे बताएगा कि आखिर मेरी जगह और सीमा क्या है? इतना कहते हुए सुधा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी सुधा के ससुर जी कैलाश बाबू बोले, कमला, जिस घर से बहू का तिरस्कार हो, समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। जब हम बहू को ही खुश नहीं रख पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा इस धन संपत्ति? और सही तो कह गई, वाह, क्या हर बात के लिए बहू ही जिम्मेदार है? अगर बहू के सामने तुम्हारी बेटी होती तो तुम दामाद पर सवाल उठाती? फिर यहाँ बहू के लिए तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रही हो? क्यों नहीं पूछती अपने बेटे से? आखिर शादी के शुरुआती दिनों में वो बहुत खुश था, अब आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो पत्नी से दूर रहता है? कमला जी बोली, आप भी हद करते हो, अपने ही बेटे में कमी निकाल रहे हैं। अरे, जब से उसे पता है कि नरेंद्र को क्या चीज़ पसंद है तो फिर क्यों
उसके खिलाफ जाकर काम करती है और क्यों उसकी जासूसी करती रहती। कैलाश बाबू बोले, हद करती हो कमला, क्या ससुराल में बहू की इज्जत की कोई गारंटी नहीं है? तुम्हारा बेटा गलत करे तब भी तुम्हें बहू में ही कमी नजर आती है। आँख खोलकर देखो, नरेंद्र पिछले 6 महीने से कितना बदल गया है। वो हर वक्त अपने हमसे नज़रें चुराए रहता है और तुम हो कि अपनी बहू की सीमा तय कर रही हो कि वो पत्नी होकर अपने पति की चीज़ों का हाथ नहीं लगा सकती। बहुत दुख हो रहा है। जब एक औरत ही औरत की भावना को नहीं समझेगी तो कोई भी दुनिया की औरत की मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कैलाश बाबू वहाँ से चले गए। एक रात कमला जी भी सोच रही थी कि सच में शादी के बाद नरेंद्र बहुत खुश पता था, पर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया जो बदला बदला से लगता है। जो अपनी पत्नी के बिना कहीं आता जाता नहीं था, वो अब सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करता। यही सब सोचकर कमला जी बैठी रहती। तभी नरेंद्र उधर से आया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जा रहा था। कमला जी बोली, बेटा नरेंद्र, एक पल तुम माँ के पास बैठा करो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं रहा। नरेंद्र बार बार अपने मुंह को ढक रहा था और वहाँ ना बैठने के बहाने बना रहा था। कमला जी उठकर उसके पास गई तो वो चौंक कर बोली, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं और तुम्हारे कपड़े और मुँह से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? हे ईश्वर, तुम क्या नशा करते हो? नरेंद्र ने कमला जी को पीछे हटाया तो वो लड़खड़ा गई और पास में रखा टेबल गिरा तो सुधा कमरे से दौड़कर आई और कमला जी को संभालते बोली, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? कमला जी की आंखें भर आई। नरेंद्र बोला, एक बीवी कम थी जो आप भी जासूसी करने लगी। हाँ, मैं पीता हूँ, नशा करता हूँ, पर अपने पैसे से करता हूँ, आपसे नहीं मांगता। आप अपने काम से काम रखिए। इतना कहकर वो लड़खड़ाता हुआ चला गया। कमला जी सुधा से बोली, बहू तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये नशा करता? सुधा बोली, मम्मी जी पिछले 6 महीने से ये कभी कभी रात में देर से आते तब मैं सो चुकी होती और सुबह मुझसे ज़्यादा बातें भी नहीं करते। मैं इन्हें पहली बार इस हालत में देख रही हूँ और उनके इस बर्ताव के लिए तो मैंने कई बार आपसे चर्चा की, पर आप मुझे अपनी सीमा दिखा देती हैं। कमला जी बहू के हाथ पकड़ लेती हैं। बहू मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरा बेटा कर रहा था और सवाल मैं तुमसे कर रही थी, पर अब ये नहीं होगा। कमला जी ने तुरंत कैलाश बाबू को सारी बात बताई। कैलाश बाबू बोले, अभी इस हालात में उससे बात करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कल सुबह बात करेंगे। अगली सुबह जब नरेंद्र ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कैलाश बाबू नरेंद्र से बोले कि यहाँ आकर थोड़ी देर बैठो। नरेंद्र बोला, पापा मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। कैलाश बाबू बोले, देर तो पहले ही हो चुकी है और बहुत कुछ बिगड़ चुका है। अगर नौकरी में थोड़ी देर से पहुँचोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। नरेंद्र चुपचाप आकर बैठ गया। पिता ने अपने तरीके से उसे समझाया और उसकी परेशानी पूछी। बेटे ने खुलकर बताया कि मैं चाह कर भी इस नशे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। पिता ने हौसला दिया और पूरे घर ने मिलकर नरेंद्र को उस नशे से दूर करने की कोशिश की। धीरे धीरे नरेंद्र भी अपनी कोशिश में लगा रहा, जिसका नतीजा बहुत ही अच्छा हुआ और जल्द ही उसका असर दिखने भी लगा। कमला जी और नरेंद्र दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलत ना होते हुए भी सबने सुधा पर उंगली उठाई और उसी का तिरस्कार किया। जबकि औरत अपने पति और परिवार के लिए हर सीमा लांघ जाती है, फिर सुधा को हर बात पर क्यों रोका जाता था? ये सब सोचकर नरेंद्र ने अपनी पत्नी से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और आगे अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब परिवार में बेटे गलत होते हैं तब भी बहू का तिरस्कार होता है? जब पत्नी या बहू अपने पति और परिवार के लिए सब कुछ अच्छा करती है तब भी उसकी महानता और उसकी अच्छाई क्यों नहीं बताई जाती? क्या ससुराल में बहू की इज्जत की गारंटी लेने वाला कोई नहीं? आप क्या सोच रखते हैं? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई अच्छी सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।